हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज के सप्ताह में जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें रही, आज के सप्ताह मतलब बीते सप्ताह में, ऐसी खबरें जिनसे कोई जगह चर्चा में थी भारत के संदर्भ में, उससे बनने वाले प्रश्नों को हम आज के सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे अभ्यास प्रश्न से। तो हमारा अभ्यास प्रश्न था जो हमने पिछले सप्ताह आपको दिया था कि भारत में मृदा के विस्तार के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन को बताना है कि इनमें से कौन कौन सा है। गुजरात में मुख्यतः रेतीली डिजर्ट पाई जाती है, यानी कि रेतीली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जलोढ़ यानी कि एलुवियल मृदा पाई जाती है। बिहार में मुख्यतः लाल एवं काली यानी कि रेड एंड ब्लैक मृदा पाई जाती है। और डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं यानी कि सही हैं। आइए देखते हैं एक बार के लिए। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखिए, गुजरात में मुख्यतः रेतीली मृदा पाई जाती है। क्या सच में ऐसा है? अब ये देखिए, जो डेजर्ट का है यह ये डार्क येलो कलर थोड़ा सा दिखेगा, तो यहां ऊपर पे है, यह है हमारा ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यह राजस्थान का है। लेकिन गुजरात में हम देखें तो गुजरात में हमें नहीं दिखता है, तो रेतीली मृदा तो गुजरात में नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो देखिए जलोढ़ मृदा लाइट येलो कलर में आप यहां देख सकते हैं, और यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जलोढ़ मृदा ही हमें दिखाई देती है। इसका मतलब कि यह स्टेटमेंट हमें सही दिखाई देता है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, क्या पता सवाल ही गलत हो। तो बिहार में मुख्यतः लाल एवं काली मृदा पाई जाती है। तो बिहार में लाल एवं काली मृदा बता रहा है, देखते हैं बिहार में भी नहीं मिलती है। बिहार में हमें दिखता है एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा। अब हम देखते हैं चौथा, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो चौथा कथन तो अपने आप में ही गलत है कि सभी कथन सही नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि पहला वाला स्टेटमेंट भी गलत है और उसके अलावा सी भी गलत है, यानी कि बी हमारा सही उत्तर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी स्टेटमेंट तक पहुंचते ही शुरुआत में हमें लगता है कि यही जवाब होगा, लेकिन फिर भी आप सारे स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, एक बार के लिए मन संतुष्ट रहेगा। तो आप श्योर होकर जब आगे बढ़ते हैं तो उससे एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस मिलता है, जो आपकी तैयारी में, आपकी उस परीक्षा के दौरान आपको मोटिवेशन देता है, मानसिक बढ़त देता है। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को नहीं काटती है? आपने ये सवाल तो बहुत सुना होगा, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी नदी कर्क रेखा को नहीं काटती है। साबरमती, चंबल, दामोदर और नर्मदा। चलिए एक बार देखते हैं कौन कौन सी है। कर्क रेखा को नहीं काटती, इन 4 में से ही देखना है हमें, काटने वाली नहीं काटने वाली बहुत सारी होंगी। तो सबसे पहले देखिए साबरमती नदी को, यह साबरमती नदी है और यह कर्क रेखा को आपको काटती हुई दिख रही है। तो ये साबरमती नदी जो है मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। और इसका उद्गम कहां से होता है? उदयपुर में एक जगह है धेबार झील, थोड़ी ऊंचाई पर धेबार झील से होता है। और यह नदी आगे बढ़ते हुए पहुंचती है कहां पर? गुजरात में, और कर्क रेखा को काटती है। तो हमने देखा कि यह तो नहीं है। उसके बाद देखिए चंबल नदी। अब चंबल नदी को आप देखेंगे तो आपको दिखेगी यहां पर, यह आपको चंबल नदी दिख रही है। आगे बढ़ते हुए आप देखें तो जाके फिर यमुना में मिल जाती है। तो यह जो चंबल नदी है यह इंदौर से, यानी कि मध्य प्रदेश में इंदौर में जाना पाव पहाड़ी है, वहां से निकलती है। और किन किन राज्यों में बहती है? तो एक तो मध्य प्रदेश तो हो ही गया, उसके अलावा राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश। ये तो कुछ अलग बातें हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम देख सकते हैं कि कर्क रेखा को काट रही है। अब देखिए अगला क्या है, दामोदर नदी। दामोदर नदी आपको मिलेगी यहां पर, यह दामोदर नदी है और आगे जाके हुगली से मिलते हुए, हुगली नदी यहां पर है, हुगली से मिलते हुए दिख रही है। तो यह जो दामोदर नदी है यह भी 2 राज्यों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है आपको। कहां पर? एक तो झारखंड हो गया और दूसरा पश्चिम बंगाल हो गया। लेकिन आप जो मुख्य बात है सवाल का वो क्या है कि कर्क रेखा को देखिए काटती हुई दिख रही है। तो यह नदी दामोदर हो गई, बेतवा हो गई, साबरमती हो गई। अब हमारे पास चौथी एक ही ऑप्शन बचा है और एक ही कोई इसका जवाब होगा। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। जवाब तो निकल गया, देख भी लेते हैं।
अभी तो हम अभ्यास कर रहे हैं। अब देखिए नर्मदा नदी यहां से शुरू होती है, मध्य प्रदेश में ही। यह आगे आप बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए नर्मदा नदी ये खंभात की खाड़ी में पहुंच जाती है। तो यह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और आप देखिए कहीं पर भी यह जो कर्क रेखा है, यह जो ऊपर से एक बार लाइन भी खींच देता हूं, यह कर्क रेखा जा रही है और नर्मदा नदी इसके नीचे से निकल गई है, लेकिन इससे टच नहीं हुई, इसके समानांतर आगे बढ़ते हुए दिख रही है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में स्थित है। देखिएगा असत्य कथन, यहां पर तो असत्य कथन लिखा है, लेकिन परीक्षा में हो सकता है आपके प्रश्न पत्र में लिखा रहे कौन सा कथन सही नहीं है, और फिर आप सोच लेंगे कि सही है बताना है। तो ध्यान रखिएगा, असत्य अमूमन लिखा रहता है लेकिन बहुत कम। तो माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में स्थित है। अब इसको देखते हैं सही है कि नहीं है, एक एक करके पहले देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट। नोकनाम द्वीप एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो मेघालय राज्य में स्थित है। सेंटिनली द्वीप समूह जो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। और अगत्ती द्वीप 9 व 8 डिग्री चैनल के मध्य स्थित है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं माजुली द्वीप के बारे में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो असम राज्य में स्थित है, क्या है? आपके सामने यह असम जो कलरफुल क्षेत्र दिख रहा है वह सारा असम का क्षेत्र है। अब उसमें देखिए माजुली कहां पे है, यह आपको यह क्षेत्र दिखेगा ग्रीन कलर में, यह है माजुली। और यह जो नदी है, यह कौन सी नदी है? ये देखिए आगे बढ़ते हुए जा रही है और ये आगे बढ़ते हुए कहां पहुंचेगी? यह आगे बढ़ते हुए जाके पहुंचेगी बांग्लादेश में। फिर उसके बाद फिर आपको पता है कहां पहुंच रही है, बताइए अगर आपको पता है तो। अब देखिए, हमने देखा पहला स्टेटमेंट जो कहता है भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो असम में है, तो असम में है, यह बात सही है। अब नक्शे में हम कैसे बताएं कि सबसे बड़ा है छोटा है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, एक बसा हुआ द्वीप है, विश्व का भी बताया जाता है। अब देखिए, नोकनाम द्वीप एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। आइए इसको भी देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। अब नोकनाम द्वीप मेघालय में यहां पर स्थित है, इस जगह में, ये जो रेड पॉइंट दिख रहा है यहां पर है। अब नोकनाम द्वीप के बारे में अब देखिए, इसमें क्या बताया था स्टेटमेंट में कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है और मेघालय राज्य में स्थित है। तो यह बात तो सही है कि है यह मेघालय में है, लेकिन मेघालय में भी यह जो द्वीप है किस नदी के किनारे पर बना हुआ है यह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने पद देखा कि माजुली किस पे है, माजुली है आपका ब्रह्मपुत्र पे। कितने वर्ग किलोमीटर का? 352 वर्ग किलोमीटर का है। दो शहर यहां पर बसे हुए हैं माजुली द्वीप में, और खास बात यह है कि जो दो शहर बसे हुए हैं उसके नाम भी गरमूर और कमलबाड़ी। गरमूर और कमलबाड़ी दो शहर हैं यहाँ के, बहुत ही महत्वपूर्ण, 352 वर्ग किलोमीटर में है। यह महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता होना चाहिए। और किस नदी पे है? आप देखिए ब्रह्मपुत्र पे है। दूसरा वाला भी आपको पता चाहिए कि जो नोकनाम है एक किंशी नदी है। किंशी नदी से दो, इधर पे एक धार निकलती है, एक इधर निकलती है। जो पूर्व की तरफ है, उत्तर की तरफ या तो कह सकते हैं, वह है नामलियांग, और उसके अलावा जो दूसरी तरफ है उसके अपोजिट में है वह है फानलियांग। तो नामलियांग और फानलियांग के बीच में यहां पर आपको दिखेगा हमारा दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप। कहां का है? एशिया का है। तो यह भी हमारा स्टेटमेंट सही है। फिर सेंटिनली द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूहों में स्थित है। अब देखिए, सेंटिनली द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, तो यह भी बिल्कुल सही है। देखिए अंडमान द्वीप समूह, यहां पर ये सारा का सारा अंडमान द्वीप समूह है, और इसी में यह जो क्षेत्र है जिसको हम पास से देख सकते हैं, यह क्षेत्र यह है सेंटिनल आइलैंड। अब यहां की खास बात यह है कि यह जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है यह सेंटिनल जनजाति के लिए है, और यह जो सेंटिनल जनजाति है इसे आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत यहां पर इन्हें संरक्षण प्रदान है। मतलब कि इस क्षेत्र में कोई भी इस क्षेत्र के आसपास, इस द्वीप के आसपास, सेंटिनल द्वीप के आसपास सेंटिनल जनजाति से मिलने के लिए या उन्हें क्या बोलते हैं डिस्टर्ब करने के लिए एक तरह से नहीं जा सकता है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं हमारा अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट कहता है, यह स्टेटमेंट देखिए हमारा सही है ना, तीनों स्टेटमेंट अभी तक हमें सही मिले हैं। चौथा देखते हैं, हो सकता है जवाब यही हो क्योंकि यही बचा है। तो हम तो फिर भी एक बार देखेंगे क्या है। अगत्ती द्वीप 9 व 8 डिग्री चैनल के मध्य स्थित है। देखिए अगत्ती द्वीप,
यहां पर आपको दिखेगा अगत्ती द्वीप, ये लिखा हुआ है। अब 8 और 9 डिग्री चैनल बोला है, तो देखिए 9 डिग्री चैनल ये आपको लिखा दिख रहा है, 8 डिग्री चैनल ये है। अब 8 और 9 के बीच में अगत्ती आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह स्टेटमेंट गलत है। क्या 8 और 9 के बीच में कोई है? बिल्कुल है, मिनी काय द्वीप है, ये 8 और 9 के बीच में है। तो अगला कहीं सवाल हो तो हो सकता है 8 और 9 के बीच में कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी हमने पूछा है आपसे। तो हमारा जवाब तो हो गया तय कि इसका सही उत्तर होगा डी, हमारा असत्य कथन यही है। अगला सवाल देखते हैं। मणिपुर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का औसत वार्षिक तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और राज्य की सीमा म्यांमार व बांग्लादेश से स्पर्श करती है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा यह से कथन सही है या है, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या तो शायद एक ही या तो दोनों ना हो। तो ऐसी स्थिति में चलिए पहले से शुरू करते हैं कि राज्य का औसत वार्षिक तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं है। किस राज्य की बात हो रही है? मणिपुर की। तो मणिपुर के नक्शे में हम देखते हैं, देखिए यहां पर तापमान बताया गया है, हर क्षेत्र का पूरे भारत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कलर थोड़ा शेड अलग अलग दिया गया है। तो 22 से 25 की जो बात कही गई थी, ये तीसरा वाला है, ये 22 से 25 है। और 22 से 25 का ये जो शेड आप देखेंगे तो यह आपको कहां के लिए? मणिपुर के लिए देखने को मिलता है। लेकिन हमारा पहला स्टेटमेंट तो अब चलिए सही हो गया, क्या दूसरा है? तो देखते हैं। राज्य की सीमा म्यांमार व बांग्लादेश से स्पर्श करती है। अब देखिए, आप देखिए यह है मणिपुर और यह है म्यांमार। तो म्यांमार की सीमा मणिपुर से तो टच होती है, यानी कि भारतीय सीमा से टच होती है, लेकिन म्यांमार क्या बांग्लादेश से टच करता है? यहां तक कि जितना आप ग्रीन क्षेत्र देख रहे हैं ये हो गया आपका, लेकिन आप देखिए यहां पे बांग्लादेश है, इसका मतलब बीच में जगह अभी बची हुई है। हमारा जवाब जो होगा, दूसरा कथन अगर गलत है और पहला सही है तो हमारा उत्तर होगा केवल एक, यानी कि ए। तो इस तरह से हमारा यह सवाल का जवाब भी निकल गया। अब देखिए अगला सवाल क्या है, महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि डिगबोई ऑयल फील्ड अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र ऑयल फील्ड है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है पूर्वी तट पर कृष्णा व गोदावरी बेसिन भी एक मुख्य गैस व ऑयल फील्ड है। और तीसरा है नाहर कटिया ऑयल फील्ड असम में उपस्थित एक ऑयल फील्ड है। एक तरह से ऑयल फील्ड के बारे में बात हो रही है, तो हमें देखना होगा ऑयल फील्ड भी है और एक जगह पर आप देखें तो गैस फील्ड के बारे में भी बात हुई है। हमें जानना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, कौन सा असत्य है, तभी हम तो सही जवाब तक पहुंचेंगे कि हमें पता चलेगा कि असत्य कथन हम चुन पाएंगे जब हमें सत्य का भी पता रहे। तो चलिए देखते हैं 1 2 3 4 कितने हैं, इनमें से 4 तो ही नहीं, 3 ही हैं। देखिए पहला वाला डिगबोई ऑयल फील्ड अरुणाचल प्रदेश, यहां पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है डिगबोई। यह अब यह जो डिगबोई लिखा हुआ है यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं आता है, यह असम में आता है। भारत के सबसे पुराने ऑयल फील्ड में से एक है, सबसे पुराने, एक तरह से कहा जाए तो एशिया के सबसे पुराने ऑयल फील्ड में से एक है, तेल शोधन रिफाइनरी में से एक है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट था अरुणाचल प्रदेश का, यहीं पे गलत हो गया। एकमात्र है कि नहीं है ये तो अलग बात है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश है यही गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, पूर्वी तट पर कृष्णा व गोदावरी बेसिन भी एक मुख्य गैस व ऑयल फील्ड है। पूर्वी तट पर कृष्णा व गोदावरी बेसिन, अब देखिए पूर्वी तट पर आते हैं, पूर्वी तट इस तरफ का है, कृष्णा और गोदावरी बेसिन यहां पर ये मौजूद है। देखिए अब यह कृष्णा और गोदावरी बेसिन जो लिखा हुआ है, मतलब कि यह क्षेत्र जहां तक लिखा है उसको मत समझ लीजिएगा। तो इस क्षेत्र में देखिए यह जो 2 निशान आप देख रहे हैं, एक ऑयल फील्ड के लिए है और दूसरा आप देखेंगे तो गैस फील्ड के लिए, दोनों के दोनों यहां पर मौजूद हैं। तो इसका मतलब कि हमारा यह जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट तो सही है। अब यहां पे एक और चीज हमें देखनी होगी कि नाहर कटिया ऑयल फील्ड असम में उपस्थित एक ऑयल फील्ड है या नहीं है। तो इसके लिए आप देखिए मैप में नाहर कटिया कहां पे, देखिए डिगबोई जहां आपने देखा था उसी के नीचे आप देखिए यहां पर नाहर कटिया है, जस्ट डिगबोई के नीचे ही है। और यह भी कहां पर है, यह भी असम में है। तो इसका मतलब डिगबोई और नाहर कटिया दोनों असम में है। तो ऊपर वाला तो गलत था ही, लेकिन इस बार हमारा जो स्टेटमेंट है सही है। ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, और हमें बताना है कि गलत कौन सा है।
तो गलत यहां पे कौन सा मिल रहा है? सिर्फ पहला वाला गलत मिल रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए एवं असत्य युग्म का चुनाव कीजिए। मतलब आपको बताना है कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है। रामसर साइट एक तरफ दी गई है और एक उससे संबंधित राज्य दिया गया है। कौन कौन सा है? हरिके झील है पंजाब, कबरताल झील है बिहार, सतकोसिया गार्ज है उड़ीसा और खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य है पश्चिम बंगाल। तो हमें एक एक करके देखना होगा किस राज्य में कौन सा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हरिके झील पंजाब से। अब देखिए कितने रामसर साइट हैं टोटल भारत में, आपको पता होना चाहिए 75 हैं। सर्वाधिक कहां पर है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक हम देखते हैं कि हमारा हरिके झील पंजाब में है कि नहीं है। अब पंजाब में देखिए यहां पे आपको सबसे पहले यहां पे नाम लिखता हुआ दिखेगा हरिके झील। इसका मतलब कि पंजाब में, मतलब कि इस स्थान पर हरिके झील मौजूद है। तो पहला युग्म तो हमारा सही है। अब देखिए कबरताल झील बिहार में है कि नहीं है। अब देखिए बिहार के लिए कहां पर है? ये ऊपर है बिहार, कबरताल वेटलैंड। और देखिए बिहार में सिर्फ एक ही वेटलैंड है। ये महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है कि बिहार का एकमात्र वेटलैंड कबरताल बिहार में है। अब देखिए यह हमारा स्टेटमेंट सही है, यह जोड़ी सही है या युग्म सही है। अब सतकोसिया गार्ज देखिए, सतकोसिया गार्ज उड़ीसा में है कि नहीं है। अब उड़ीसा में हम आके देखते हैं। सतकोसिया गार्ज देखिए ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, सतकोसिया गार्ज ये आपके उड़ीसा में, मतलब इस क्षेत्र में है। तो हमारा यह युग्म भी सही दिखाई देता है। तो तीनों युग्म सही हो गए। और हमें जानना यह है कि कौन सा युग्म असत्य है। असत्य का मतलब कि सही नहीं है। तो खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल, यह सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल देखते हैं। पश्चिम बंगाल में हमें नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं खिजड़िया और कहां मिल सकता है। खिजड़िया हमें मिलता है गुजरात में। ये देखिए ये गुजरात में मौजूद है। तो खिजड़िया जो है गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। हमने यह देख लिया, यह जो युग्म है यह गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? युग्म गलत है, इसलिए उत्तर हमारा डी होगा। अब देखिए अगला सवाल। दक्षिण भारत के भौगोलिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। 4 कथन है। बेंगलोर के पठार के उत्तर में शेषाचलम पहाड़ियां एवं दक्षिण में मेलागिरी पहाड़ियां हैं। और पठार कौन सा है? बेंगलोर का पठार है। अगला देखिए हेमावती, कावेरी एवं लक्ष्मण तीर्थ 3 नदियां हैं। तीनों को देखना है, हेमावती को भी देखना होगा, कावेरी को और लक्ष्मण तीर्थ को। नदियां कर्नाटक के पठार से होकर प्रवाहित होती हैं कि नहीं होती हैं। सही है कि गलत है देखना पड़ेगा अभी। तीसरा है वैगई नदी केरल में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में निष्कासित करती है। तो पहले तो यही देखना होगा कि वैगई नदी केरल में है भी कि नहीं है। उसके बाद देखेंगे बंगाल की खाड़ी में निष्कासित होता है कि नहीं होता है। अगला देखिए दक्षिण भारत की प्रमुख नदी तुंगभद्रा का निर्माण 2 नदियों तुंग एवं भद्रा के संगम के पश्चात होता है। अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहले से पहला क्या है? बेंगलोर के पठार के उत्तर में शेषाचलम पहाड़ियां और दक्षिण में मेलागिरी पहाड़ियां। तो पहले तो देखिए बेंगलोर का पठार, तो ये देखिए ये आपको दिखेगा बेंगलोर का पठार। अब बेंगलोर के पठार में हमें देखना है उत्तर में शेषाचलम और दक्षिण में मेलागिरी। तो ये देखिए यहां पे शेषाचलम ये उत्तर में है। अब दक्षिण में आते हैं यानी कि नीचे की तरफ, तो यहां पर ये देखिए मेलागिरी है। तो यह जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हमारा दूसरा, हेमावती, कावेरी एवं लक्ष्मण तीर्थ नदियां कर्नाटक के पठार से होकर प्रवाहित होती हैं या नहीं होती हैं। अब देखिए कर्नाटक का पठार तो हमें देखना होगा। यह जो आप देख रहे हैं ना ये पूरा कर्नाटक का पठार है। अब इस कर्नाटक के पठार में हमें 3 नदियों को ढूंढना है कि यहां पे प्रवाहित होती हैं कि नहीं। हेमावती, कावेरी एवं लक्ष्मण तीर्थ। यह नदी है लक्ष्मण तीर्थ। और आप देखिए तो यह जो नदी है कर्नाटक पठार में प्रवाहित होती है। दूसरी नदी हमें देखनी है कौन सी? देखिए कौन सी है? कावेरी। कावेरी जस्ट उसके ऊपर देखिए यह कावेरी नदी आपको दिख जाएगी, यह भी प्रवाहित होते हुए हमें दिखाई दे रही है। अब उसके बाद देखिए तीसरी नदी है हेमावती। तो हेमावती है कि नहीं है? हेमावती आपको ये दिख जाएगी यहां पर ऊपर की तरफ, ये हेमावती है। और तीनों की तीनों ही नदियां कर्नाटक के पठार में प्रवाहित होती हुई हमें दिख रही हैं। इसका मतलब हुआ कि यह स्टेटमेंट भी हमारा दूसरा वाला और पहला वाला दोनों सही है। अब तीसरा देखते हैं।
वैगई नदी केरल में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में निष्कासित करती है। अब देखते हैं वैगई नदी केरल में है कि नहीं है पहले तो। अब ये देखिए वैगई नदी, वैगई नदी आगे बढ़ते हुए जा रही है और आगे पहुंच गई बंगाल की खाड़ी में। देखिए पाक स्टेट के पास में पहुंच रही है। मतलब अब यहाँ पे आप देखें तो ये तो नीचे है पाक स्टेट, तो आप देखें मुख्य बात तो ये कि ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र तो है ही नहीं। लेकिन कह क्या रहा है कि केरल की प्रमुख नदी है। देखिए क्या कह रहा है, वैगई नदी केरल में प्रवाहित होने वाली, और यह प्रवाहित कहां हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है। केरल की प्रमुख नदी कौन सी है, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, पेरियार नदी। और इस नदी के नाम पर वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी है। आपको अगर पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यह जो पेरियार नदी है वह केरल में है, और प्रमुख नदी तो है ही नहीं वैगई, ये तो तमिलनाडु में है। तो यह स्टेटमेंट तो देखिए सीधे सीधे गलत हो गया। अब देखिए दक्षिण भारत की प्रमुख नदी तुंगभद्रा का निर्माण दो नदियों तुंग एवं भद्रा के संगम के साथ पश्चात होता है। हमें यह देखने की जरूरत नहीं है, हमें उत्तर मिल चुका है, क्योंकि इसमें से कोई एक ही कथन तो असत्य होगा और असत्य कथन हमें मिल चुका है। हम अभ्यास कर रहे हैं, हम अच्छे से देखते हैं, इसको भी देखते हैं कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदी तुंगभद्रा का निर्माण दो नदियों तुंग एवं भद्रा के संगम से हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए यहां पे आपको, यहां पे एक देखेंगे ये तुंग लिखा हुआ है और यहां पे है भद्रा, यही दो नदियां हैं तुंग और भद्रा, और आगे चल के यही नदी बन जाती है तुंगभद्रा। तो आपको पता होना चाहिए कि तुंग और भद्रा से मिलकर ही बना है तुंगभद्रा। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है, डी हमारा सही है। और हमारा सही उत्तर क्या होगा जो गलत है इसमें, यानी कि सी। अब देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या से वेटलैंड उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हमें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से है, तभी हम यह बता पाएंगे। हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, समासपुर पक्षी अभ्यारण्य और यशवंत सागर वेटलैंड। कूट के हिसाब से बताना है, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 और 1 2 3 4। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में, देखते हैं कौन कौन से हैं। ये उत्तर प्रदेश है और इसके लिए हमने लिस्ट तक पहुंचे यहां पे, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। अब देखिए क्या है नाम, हैदरपुर, बखीरा, समासपुर, यशवंत। हैदरपुर मिल गया, फिर उसके बाद बखीरा, बखीरा भी हमें मिल गया, फिर उसके बाद समासपुर, समासपुर भी हमें मिल गया। अब एक बचा है यशवंत सागर। यशवंत सागर इसमें से कहीं भी कोई भी नहीं है। तो यशवंत सागर है कहां, यशवंत सागर को हमें कहीं और ढूंढना होगा। यशवंत सागर आपको मिलेगा यहां पर, यह नाम लिखा हुआ दिख रहा है और यह नाम बाहर है। अंदर कहां जाना पड़ेगा, अंदर आपको जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। ये देखिए इस मध्य प्रदेश में हम पहुंचते हैं तो मध्य प्रदेश में यशवंत सागर है। तो 3 है, कौन से, हैदरपुर, बखीरा और समासपुर। तो 1 2 ए बी और सी, यानी कि 1 2 3 ये जो हमारे हैं, ये 1 2 और ये 3 है। कहां पे हैं 1 2 3, देखिए ए ऑप्शन में है। इसको 1 2 3 4 समझिएगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब अगला सवाल जो है हमारा अभ्यास प्रश्न है, इसका जवाब क्या होगा इस पर हम डिस्कस तो करेंगे अगले हफ्ते, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक बार ध्यान दें कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आप उत्तर देते हैं तो हमें बेहतर लगता है, हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो हाल ही में खबरों में रहा दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।